क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, पेपर नंबर 3। क्या टॉपिक पढ़ाया था बच्चा लास्ट, याद दिला दो। विजुअली इम्पेयर्ड शायद करा दिया था। हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड करा दिया था ना मैंने आप लोगों को। अब इसी के सेकंड पार्ट पे आएंगे। ये हमारी क्लास 2 हो जाएगी ना आज इसकी। क्लास का ना वो याद रखा करो नंबर, ठीक है। ये हमारी पेपर 3 की क्लास 2 हो जाएगी, तो फिर रिकॉर्डिंग डालने में ना आसानी रहती है। पेपर 3 फिर क्लास का नंबर अलग जा रहा होता है और फिर मिलती नहीं है। क्लास 2 हिंदी मीडियम में आ जाओ, पेज नंबर 42 पे। और इंग्लिश मीडियम में आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 16 पे। 16 ही है ना, 16। 16 पे आ जाइए बेटा। जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमने लास्ट क्लास में विजुअल इम्पेयरमेंट किया था, ठीक है। इम्पेयरमेंट जो होती है बेटा वो पैदाइशी होती है, ठीक है। दो वर्ड्स होते हैं, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, ठीक है। इम्पेयरमेंट जो होती है ये पैदाइशी होती है, बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन अबव एंड इट्स मेन टाइप्स, इसकी कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें भी वो सारे पॉइंट्स आएंगे। पहले आप बताओगे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो क्यों होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको क्या एजुकेट करना है, कैसे एजुकेट करना है, और उसमें शिक्षक का रोल क्या रहेगा, ये सारे पॉइंट्स आप डालोगे, ठीक है। जैसे आपने विजुअल इम्पेयर्ड में ये सारे पॉइंट्स डाले थे, बिल्कुल वैसे ही ये सारे पॉइंट्स आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी डालोगे। वेयर आर माय स्पेक्स? जावी, मेरे स्पेक्स हैं क्या उस तरफ? क्या स्पेक्स? स्पेक्स, हाँ, बेड पे देखना, मेरे स्पेक्स पड़ेंगे, चश्मा। स्ट्रेच नहीं किया करो बेटा, ढीला हो रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट पहले होता क्या है। दो तरीके की हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है बेटा, एक पार्शियल होती है और एक कंप्लीटली लॉस्ट होती है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। आप या तो आपको कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, ठीक है। दैट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। अ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ हियरिंग लॉस दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम टोटली रिसीविंग साउंड्स थ्रू द ईयर। ये एक ऐसा नुकसान है बेटा जिसके अंदर इंसान के कानों में कोई भी आवाज जो है वो नहीं जाती है, ठीक है। कोई भी आवाज उसके कानों में नहीं जाएगी, कोई भी साउंड उसके कानों में नहीं जाएगी। ये एक ऐसा इम्पेयरमेंट होता है जो साउंड को रोकता है। It stops the sound to enter into the ear. A deaf person has little or no hearing. Hearing impairment is of two types, deaf and hard of hearing. ठीक है, तो दो तरीके की हो जाती है। एक को हम बोलते हैं डेफ, जिसको आप बहरा बोलते हो, ठीक है। और एक होता है बेटा हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग वो होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको चिल्लाना पड़ता है, तेज बोलना पड़ता है, वो ऊंचा सुनते हैं। और एक होते हैं जो बिल्कुल ही बहरे हैं, ठीक है, जिनके लिए फिर हमें साइन लैंग्वेज वगैरह हम यूज करते हैं।
इशारों की भाषा जो होती है वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। डेफनेस क्या है? एक सीवियर डिसेबिलिटी है। हियरिंग लॉस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज डिमिनिश्ड सेंसिटिविटी टू द साउंड्स नॉर्मली हर्ड। द टर्म हियरिंग impaired or hard of hearing are usually reserved for people who have relative insensitivity to sound in the speech frequencies। तो बेसिकली हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में इन लोगों की बात करते हैं, दोज हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है, जिनके कान जो है वो इनसेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा कम आवाज के या नॉर्मल आवाज के, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं आपके डिग्रीज डिफरेंट, कि किस पे किसको कितना क्या सुनाई देता है, ठीक है। अब जैसे पेज नंबर 43 पे आप आएंगे तो हिंदी की बुक में बेटा आपको एक टेबल दिख रही होगी, और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 16 पे आप देखोगे तो नीचे 1 2 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, ठीक है। माइल्डली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, सीवियरली रिटार्डेड, ठीक है। तो इसमें आपने क्या है, इसके अंदर आपने अब ये बता देना है हियरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरीज, हियरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, श्रवण बाधित वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें पहला बेटा आप जैसे बता देना माइल्ड हियरिंग, ठीक है, या माइल्डली रिटार्डेड, ठीक। इसमें अब जैसे दे रखा है कि दीज चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टेंट साउंड एंड रिक्वायर हियरिंग एड्स और माइक्रोस्कोप विद लाउड स्पीकर। तो ये जो बच्चे होते हैं बेटा, इनको डिस्टेंट साउंड यानी दूर की आवाजें जो होती हैं वो नहीं सुनाई देती हैं, तो इनके लिए हमें हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है, या फिर जोर से बोलना पड़ता है इन बच्चों के लिए, लाउड स्पीकर या हियरिंग एड की हमें इनके लिए जरूरत पड़ेगी। दीज चिल्ड्रन नीड फुल इंटीग्रेशन विद द रेगुलर क्लासेस विद स्पेशल सर्विसेज एंड मटेरियल्स प्रोवाइडेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। तो इन बच्चों को आपको प्रॉपर रिसोर्स के साथ पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दूर की आवाज इनको सुनाई नहीं देती है, हियरिंग एड की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसके बाद डेसिबल्स अगर आपको याद रह जाए तो इसमें डेसिबल आप डाल देना 26 से 40 डाल देना, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है मॉडरेटली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, इसमें आप अपना डेसिबल डाल देना 41 से 55 तक, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रन होते हैं दे हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टेंट साउंड एज वेल एज नियर बाय साउंड्स, इनको बेटा दूर के साथ साथ करीब का भी सुनाई नहीं देता, ठीक है, दोनों में इनको प्रॉब्लम होती है। दे रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड हियरिंग एड्स बोथ। डेसिबल्स यूनिट होती है आपकी हियरिंग की। अभी चाय पिए ना, चाय तो पानी नहीं पीते, थोड़ा वेट कर लो, पकड़ो। स्पेशल ट्रेनिंग प्लस हियरिंग एड, इन बच्चों की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली इनको, ठीक है, कि किस तरीके से ये सुन सकते हैं और किस तरीके से इनको मशीन वगैरह कान में लगाया जाता है हियरिंग एड के तौर पे। दे नीड पार्शियल इंटीग्रेशन इन रेगुलर स्कूल्स विद सम क्लासेस इन रेगुलर एंड सम क्लासेस इन स्पेशल सेटिंग। तो ये वाले जो बच्चे हैं बेटा, इनको आप नॉर्मल क्लास में तो पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, लेकिन फिर इनको अलग से आपको स्पेशल क्लास भी देनी पड़ेगी। जो माइल्डली रिटार्डेड वाले बच्चे थे इनको आप नॉर्मल क्लास में पढ़ा सकते हो, हियरिंग एड्स वगैरह अवेलेबल करा के माइक लेके आप जो है पढ़ा सकते हो। वैसे टीचर्स को माइक लेके ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है, माइक वगैरह यूज करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो है वो चिल्लाते बहुत है, उनको बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है क्लास में, जिसकी वजह से टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, आगे चल के उनके ऑर्गन्स जो है वो खराब होते हैं, गले के वोकल कोर्ड्स वगैरह उसमें प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। तो यूजुअली माइक्स लेके ही पढ़ाना चाहिए क्लासेस के अंदर। आप एक माइक ले लो छोटा सा हल्का सा, और हियरिंग एड्स इन बच्चों को आप आराम से क्लास में पढ़ा सकते हो। मॉडरेटली रिटार्डेड जो होते हैं इनके लिए आपको, नॉर्मल बच्चों के साथ तो हमें पढ़ाना ही है क्योंकि हम इंक्लूजन वाली बुक पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा वाली, प्लस आप एक स्पेशल क्लास अलग से रखिए जहाँ पे आप इनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। और फिर तीसरे आ जाते हैं बेटा इसमें सीवियरली रिटार्डेड। ये हो जाएंगे 56 से 70 डेसिबल्स। ठीक है। ये हो जाता है आपका their hearing impairment is so profound that they cannot be benefited by integrated classes in any way. They always need special class and special school. ये जो बच्चे हैं इनके लिए नॉर्मल क्लासेस में ये पढ़ ही नहीं सकते, इनके स्पेशल स्कूल या स्पेशल क्लास ही होगी, इनको अलग से ही पढ़ाया जाएगा, ये नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ ही नहीं पाएंगे। इनके लिए बहुत ही स्पेशल मटेरियल यूज करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। बाप रे, दरवाजा खोलना दुश्वार है दिल्ली में घर का, फौरन धूल मिट्टी महसूस होने लग जा रही है। It is because they can neither hear distant nor near sounds if they are produced with normal frequency. ना तो इनको दूर का सुनाई देता है ना इनको पास का सुनाई देता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर। They require lip reading और sign language. ये जो बच्चे होते हैं बेटा इनको आपको सामने आके ही बात करनी पड़ेगी, ये लिप रीड करते हैं या इनको साइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हर कंट्री की अपनी अपनी साइन लैंग्वेज होती है, यहाँ पे इन्होंने अमेरिकन दे रखा है। ठीक है। वैसे हमारा इंडिया की भी अपनी साइन लैंग्वेज है। तो ये वाले जो बच्चे हैं इनके कानों पे हियरिंग एड वगैरह भी काम नहीं करता, तो इनको लिप रीडिंग ही ये करेंगे। ये मतलब अगर आप पीछे खड़े हैं इनके तो इनको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको इनके सामने आना पड़ेगा और तभी आपके होठ देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है। इसके बाद बेटा आप आ जाओ, बस ये 3 बता देना क्योंकि फिर हमारा प्रोफाउंड में आ जाएगा तो फिर वो डेफ ही हो जाएगा, बहरा ही हो जाएगा वो फिर सीधे। ठीक है। अब आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। टाइप्स हो गया, क्या होता है ये हो गया, अब करेंगे आइडेंटिफिकेशन यानी कि बेटा पहचान। ये जो बच्चे हैं इनको पहचानते कैसे। अब हिंदी की बुक में आप पेज नंबर 45 पे देखो, ऊपर बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, और पेज नंबर 17 पे आ जाओ इंग्लिश मीडियम में, नीचे दे रखा है। ठीक है। अरे यार क्या कह रहे हैं बच्चा, करने हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद दे रखे हैं ना कॉजेस, तो उस पे आएंगे। ठीक है। करने हैं कॉजेस भी करने हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद दे रखा है उसको तो उस पे भी आएंगे। ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे कि ये जो बच्चे हैं इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो कक्षा में बार बार कान के अंदर उंगली डालते हैं ये बेटा, इनको इचिंग बहुत महसूस होती है कान में। ठीक है। दूसरी वस्तु, ये अपने कानों के अंदर फिंगर हो गई, पेपर हो गया, या कोई चाबी हो गई, कुछ भी ऐसा पेन या पेंसिल कुछ भी कान में के अंदर डालते रहते हैं क्योंकि उनको इचिंग वगैरह बहुत महसूस होती है। उसके कान से लगातार कोई तरल पदार्थ लिक्विड जो है बेटा वो ईयर से फ्लो करता रहता है। इन बच्चों के कानों से वो बहता हुआ दिखाई देता है जिन बच्चों के कानों में प्रॉब्लम होती है। कक्षा में पढ़ते समय वो बार बार अध्यापक को बीच बीच में टोकते हैं। ठीक है। टोकने को हम क्या बोलेंगे, इंटरप्ट करते हैं टीचर को बार बार। ठीक है, कि रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला उस चीज को दोबारा दोबारा बोलेंगे। ठीक है। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहा हो तो अध्यापक के बार बार बुलाने पर या टोकने पर जवाब नहीं देते, ध्यान से नहीं सुनते हैं टीचर को। टीचर इनको बुला रहा है तो इनको सुनाई नहीं आता है, जाके इनको थपथपाना पड़ता है, बेटा सुन लो हमारी बात। सुनाई ना देने के कारण कक्षा में उसका दिल नहीं लगता। ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है।
ठीक है, जब इन बच्चों को कुछ सुनाई नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इनका जो मन है वो भी हट जाता है। बालक को कक्षा में दिल ना लगने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन श्रवण भी एक कारण है, वन ऑफ द रीजन है। ठीक है, इसके बाद वह अध्यापक की आवाज की अपेक्षा उसकी शारीरिक हलचल की तरफ या होठों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ज्यादा अटेंशन जो रहती है वो टीचर्स की लिप रीडिंग पे रहती है। वो क्या करेगा कि मैं लिप रीड कर लूं, या फिर मैं टीचर के जो एक्शंस है उनको देख के समझूं, क्योंकि आवाज तो उसको आ नहीं रही है। कक्षा में बालक आवाज सुनने के यंत्र का प्रयोग करेगा। ठीक है, यूज ऑफ हियरिंग एड। कक्षा में अध्यापक किसी विशेष वस्तु पर प्रश्न करता हो, वह बालक किसी दूसरे प्रश्न का जवाब देता हो। ठीक है, आंसरिंग समथिंग एल्स, टीचर ने पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहा है, इसका मतलब है कि उसने ध्यान से सवाल सुना नहीं है। ठीक है, उसको भाषा का पूरा ज्ञान ना हो तथा कक्षा में बैठकर वह अपने आप को सुस्त और असामान्य महसूस करता हो। लेजी समझ रहा है खुद को, एबनॉर्मल समझ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है उसकी। कक्षा में बैठा बालक इधर उधर अधिक देखता है। कंसंट्रेशन बहुत वीक होता है इन बच्चों का। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर वीक होती है। अध्यापक की तरफ पूरा ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे या अधिक बोलते हैं, लाउड स्पीकिंग करते हैं ये बच्चे जो होते हैं। ठीक है, लाउड एंड स्लो, तेज बोलेंगे। उसे शब्दों के उच्चारण में पर्याप्त कठिनाई होती है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी आती है बेटा इन बच्चों को, क्योंकि जब ये सुन ही नहीं पाते ध्यान से तो फिर उस चीज का उच्चारण करेंगे कैसे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम इनको आ जाती है। एकाग्रता नहीं रखते, एकाग्रता वही अटेंशन स्पैन इनका अच्छा नहीं होता, किसी चीज पे ध्यान टिका फिर नहीं रख पाते। ठीक है, तो ये इनकी पहचान दे रखी है, आइडेंटिफिकेशन। इंग्लिश वाले में से मत करना, बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में से कर लेना बहुत प्रॉपरली, और सिंपल पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको आप अपने से बनाकर लिख भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा आप आ जाइए नीचे, वही पेज नंबर 45 पे कारण दे रखे हैं, कॉजेस। पेज नंबर 45 हिंदी मीडियम में कारण दे रखे हैं, और पेज नंबर 18 इंग्लिश मीडियम में कारण दे रखे हैं। ठीक है, तो भाई किन कारणों की वजह से जो है हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। तो पहला ही कारण आ जाता है बेटा हेरिडिटी, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुगत। तो श्रवण बाधिता 11 से 60% तक वंशानुगत होती है, या तथा फिर यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 11 से लेके 60% तक ये देखा गया है कि वंशानुगत ही आता है ये। ठीक है, जीन्स में प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स जो है अगर इनको बेटा हियरिंग इम्पेयरमेंट देखा जाए तो जो बच्चा है उसमें भी वो जीन्स नहीं आते, उसको भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है, और ये चीज जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, फिर इसमें नहीं है तो इसके बच्चों में भी नहीं होगी। ठीक, दूसरी चीज जो आ जाती है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी कि आपका छूत रोग। ठीक है, जन्म के पश्चात अगर बच्चे को छूत वाली बीमारियां जैसे कनपेड़े या इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जैसी जो बीमारी होती है बेटा, जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, अगर ये हो जाए तो इसका प्रभाव बच्चे के श्रवण अंगों पर पड़ सकता है। इसकी वजह से बच्चों के ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। हाँ, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे और सिर्फ बोलेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। इसलिए जो बहरे होते हैं वो ज्यादातर गूंगे भी होते हैं, या जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, बोल नहीं पा रहे, या सिर्फ बोल रहे हो, सुन नहीं पा रहे, तो पागल हो जाओगे। आप 10 मिनट अपने घर में चुप होके देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए वो यूजुअली ये दोनों चीजें साथ में आती हैं उनके। और अगर वो बोलना जानते भी हैं तो वो अपनी ही तरफ से चुप हो जाते हैं। लाइट गई ना, लाइट गई। आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है? 1 मिनट, फोन लेके आओ, फोन लेके आओ।
चल रहे चलो, नेक्स्ट पॉइंट ड्रग्स आ जाता है आपका। ठीक है, तो गर्भवती महिला जो होती है बेटा, आपकी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर आवश्यकता से अधिक दवाइयां ले लेती हैं, अगर ये ओवरडोज कर लेती हैं मेडिसिन का, ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे के अंदर, बच्चे की श्रवण बाधिता का कारण बन सकती है। गर्भवती माँ को चाहिए कि वह आवश्यकता से अधिक दवाइयों का प्रयोग ना करे। ठीक है, ओवरडोज ले लिया है उसने प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उससे भी बच्चे के जो अंग हैं उनके अंदर विकार पैदा हो सकता है। इसके बाद आ जाता है मैल न्यूट्रिशन, जो प्रेगनेंसी में लड़कियां खाती हैं, औरतें खाती हैं, जो भी डॉक्टर देते हैं। ठीक है, अगर माँ ध्यान नहीं दे रही है, मान लीजिए उसको बहुत तंग किया जा रहा है, उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेस ले रही है और उसने ओवरडोज कर दिया दवाई का कि भाई मैं तो आ रही, अब मैं तो अब खत्म कर दूंगी सारी चीजें, होता है ना, एनवायरनमेंट नहीं अच्छा मिल रहा है उसको, लेडी को, तो ऐसी गलतियां कर देती हैं। कम उम्र की लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वो ऐसी मिस्टेक्स कर जाती हैं, अपने साथ साथ बच्चे भी वो चीज हो जाती है, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर मैल न्यूट्रिशन आ जाता है, इसमें भी बेटा प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में ही आपने बताना है कि गर्भवती माता जो है, जो औरत है, इसके लिए पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसको खाना नहीं मिल रहा है, इसको मतलब पौष्टिक का उल्टा क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, उचित आहार जिसको आप बोलते हो, अगर ये नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उसको सुबह में खाना मिला है, बाकी पूरा दिन वो भूखी रह गई है, ठीक है, उसको कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की सही मात्रा आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसे बच्चों, ऐसी माताओं के जो बच्चे पैदा होते हैं वो कमजोर बच्चे पैदा होते हैं बेटा, और उनके अंदर श्रवण बाधिता देखने को मिल सकती है। विकार तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नहीं खाना दिया है आप ढंग से उस माँ को, ठीक है, हो सकता है आंखों पे फर्क पड़ जाए, किसी के कान पे फर्क पड़ रहा है, किसी के मुंह जुबान पे फर्क पड़ जाए, कहीं भी कोई भी विकार हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर माता का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह जो है, आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं इनको विटामिन मिनरल्स की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं अगर कमी होती है इनके शरीर में, कि आप इनको खाइए टाइमली। ठीक है, तो ये सब खाने में भी देना जरूरी है। ठीक है, कुपोषण से बचना जरूरी है। माँ को तीखे मसाले, शराब, सिगरेट, इन सबको सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, केमिकल्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, इन सब चीजों से भी बच्चे के शरीर पर नुकसान पहुंच सकता है, और वो नुकसान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इनसे श्रवण बाधिता आ सकती है। बैटरी नहीं है, मत चलाओ। मुझे चेक कर दो। फिर आता है आपका जर्मन मीजल्स। मीजल्स आपने सुना होगा, खसरा होती है, चिकन पॉक्स जैसा होता था। चिकन पॉक्स में दाना बड़ा निकलता है, मीजल्स में दाना छोटा निकलता है। ठीक है, तो 1918 में जब जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला था, पहले मीजल्स जो होते थे बेटा, ये बहुत प्लेग की तरह एकदम ऐसे फैल जाता था। अभी चिकन पॉक्स वगैरह कुछ होता है तो वो भी फैलता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं फैलता कि सभी को होना शुरू हो जाता है। जिसको हो चुका उसको नहीं हो रहा है। ठीक है, स्कूल में बच्चा चला गया है, वहां किसी को हुआ हुआ है तो वो हो जाता है, लेकिन मीजल्स सब खत्म हो गए इंडिया से, शायद हाँ हो चुके हैं, इंडिया से मीजल्स खत्म हो चुका है। ठीक है, तो खोजों के पश्चात ये पाया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हुई, उनकी संतानों की श्रवण शक्ति क्षीण पाई गई। तो डिस्कवर ये किया गया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हुआ करती थी,
प्रेग्नेंट विमेन जो थी, ठीक है, अगर इनको मीजल्स हो जाते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इनके बच्चों में हियरिंग इम्पेयरमेंट देखने को मिलती थी उनके पैदा होने के बाद। ठीक है, क्योंकि मीजल्स कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, पूरे शरीर में वो दाना खसरा छोटा सा जो होता है। ठीक है, खोजों से यह भी पाया गया कि श्रवण बाधितों में 27% जर्मन खसरा से प्रभावित थे। तो 27% लोगों को जर्मन मीजल्स था, उन बच्चों को भी मीजल्स हुआ। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन से हुए थे। इसके बाद अनसेफ डिलीवरी आ जाता है आपका एक पॉइंट। असुरक्षित प्रसव, कई बार शहर से दूर रहने वाले लोग वहीं पर दाई आदि से प्रसव करवा लेते हैं, जो कि सुरक्षित प्रसव नहीं होता। अधिक रक्त बहने के कारण भी श्रवण बाधिता हो सकती है। ठीक है, घर पर हो रहा है डिलीवरी जो है, या गांव में बहुत ही गांव ढेड़ा जो एकदम अंदर वाला रिमोट एरियाज होते हैं जहां पर आप नहीं फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, वहां पर डिलीवरी करवाई जा रही है, बच्चे की दाई कर रही है, या अनएक्सपीरियंस्ड लोग कह सकते हैं कर रही हैं, दाई जो करती है उनके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहता है, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ, मेरी राइटिंग थोड़ा समझ लेना क्योंकि मेरा ना शोल्डर ब्लेड में बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, लिखने की वजह से किस लिए। तो बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो है ये आपका कम है, डिक्रीज हो गया है। प्रसव क्रिया के दौरान चिमटी आदि का गलत प्रयोग होना, समय से पहले बच्चे का जन्म आदि, ठीक है, प्री मैच्योर डिलीवरी होना। सुनने की क्षमता पे प्रभाव डालते हैं, कई बार बच्चे को जन्म के पश्चात एकदम बाद पीलिया की शिकायत आ जाती है, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाता है, मेरे वाले को भी हुआ था। ठीक है, तो जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस का इलाज फौरन करवाना चाहिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई यार कुछ नहीं होता, झाड़न करवाने ले जाते हैं किसी के पास, प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, फिर वो बाद में जाके बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। लास्ट इसमें आ जाता है बेटा आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद। तो पैदा होने के बाद जैसे बच्चे को कुछ फीवर वगैरह हो गया या पोलियो की मेडिसिन वगैरह नहीं पिलाई है, ठीक है, तो पोलियो की बीमारियों से बच्चे को बचाना चाहिए। अगर बच्चे की आंख या कान से लगातार कोई लिक्विड बह रहा हो तो झटपट इसकी तरफ ध्यान देकर उसका इलाज करवाओ। लापरवाही करने से बच्चे का श्रवण बाधिता शिकार हो सकता है। ठीक है, अगर आपको उसके आईज या ईयर्स से कोई भी लिक्विड दिख रहा है बहता हुआ, तो फौरन बेटा डॉक्टर के पास उसको लेकर जाओ। ठीक है, और हर चीज डॉक्टर पे भी नहीं विश्वास करना चाहिए, अपनी भी पढ़ाई रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को इंटरनेट यूज करना आता है, हर कोई पढ़ा लिखा है, तो एकदम आंख बंद करके डॉक्टर पे भी मत भरोसा करिए, अपनी भी कुछ जानकारियां निकालिए। मेरे साथ हुआ था व्हेन माय सन वाज लाइक 4 और 5 इयर्स, उसके सेंस ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। मतलब एक साथ उसकी नोज में, उसके गले में, उसकी स्किन में, आईज में और ईयर में प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं पागल हो गई थी उस टाइम पे। एक साथ पांचों सेंस ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, एकदम अजीब। और उसके लिए मैं नोएडा, पटेल नगर, कहाँ कहाँ मैं भटकी थी, एंड एवरीवन वाज लाइक ईएनटी के पास जा रहे हैं, डर्मा के पास जा रहे हैं, हर कोई सर्जरी होगी, ये होगा, सर्जरी होगी, ये होगा। इतना मेरा पैसा खर्च हुआ था और कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी मदर को फोन किया, मैंने उनको बताया, उन्होंने बहुत ही सिंपल सा चीज मुझे बताई, 2-3 चीजें, एंड ही इज कम्प्लीटली फाइन। आंखें तो खैर उसकी बर्बादी करवा दी डॉक्टरों ने, बट अभी जो मैं उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रही हूँ, मेरी मदर ने रिकमेंड किया, उससे उसकी आंखें महंगा हो गया था वो, अभी उसकी आंखों में स्टेबिलिटी आती जा रही है बहुत, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी आंखों में अब स्टेबिलिटी आती जा रही है। उसने सुनना बंद कर दिया था, उसको हम बुलाते थी तो सुनता नहीं था, और इतना इजी इलाज, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी एक
हड्डी या नस पता नहीं क्या सीधी हो गई है जिससे नाक का पानी कान में जा रहा है, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, 100 रुपए का इलाज ठीक हो गया। इसलिए अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेके जाओ बट अपनी इन्फो रखो, ठीक है। इसके बाद आता है अ, ये हो गए हमारे कारण, कॉजेस, ठीक है। फिर आ जाओ, जानिए आप लोग अम, कारण के बाद तो क्योंकि हम बात नहीं करते ना बच्चों से। पहले हमारे पास क्या होता था, हमारे माँ बाप 2-2 3-3 साल के बच्चे गलियों में घूम रहे होते थे। हाँ, क्योंकि फिर वो बात नहीं कर रहा ना किसी से, तो जो उसका टाइम है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, उसकी अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट का मोस्ट सेंसिटिव पीरियड। उसी में भाषा सीखता है वो सबसे ज्यादा, और उसी में हम उसको फोन पकड़ा देते हैं तो वो लाल टमाटर और हरा तोता के अलावा कुछ नहीं सीखता। हमारा जो टाइम था उस टाइम, हमारे टाइम में क्या होता था, दादा के पास छोड़ दिया, नाना के पास छोड़ दिया, दादा नाना लगे हैं, चलो कविता सुनाओ, चलो ये सुनाओ, चलो मंत्र सुनाओ, चलो कलमा सुनाओ, ये वाली चीजें होती थी हमारे टाइम पे। पकड़ पकड़ के चलो भगवान के पास चले, चलो नमाज पढ़े, ये चीजें होती थी। तो वो क्या होता था, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती थी। अब क्या कर रहे हैं, दादा नाना है ही नहीं, दादा नाना से तो दूर ही रह रहे हैं पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, जो माँ बाप है वो वर्किंग है, पहले माँ बाप वर्किंग नहीं होते थे, भले ही गाली दे रहे हैं सुन तो रहा है बच्चा, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, सुन तो रहा है, बात तो हो रही है वहां पे, ठीक है। चला जा, दफा हो जा, कुछ भी हो जा, बात हो रही है। अब क्या है, पेरेंट्स ने फोन पकड़ा दिया, अपने लैपटॉप में कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता। आप देखिए, स्पीच थेरेपी वालों की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है आज के टाइम पे। मेरे खानदान के लड़के स्पीच थेरेपिस्ट बन रहे हैं। मतलब हमारे टाइम में पहले हमें पता नहीं था स्पीच थेरेपिस्ट क्या होता है। मेरे मेरे मौसी के लड़के हैं, कह रहे हैं आप ही मैं स्पीच थेरेपिस्ट बन रहा हूँ। मैं कहा है ये क्या होता है, कह रहा बच्चे जिनको बोलना नहीं आता उनको बोलना सिखाते हैं, इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। मैंने कहा हाँ आज के टाइम पे तो है भाई, तू बन जा। मैं कुछ नहीं करते, बस बात करते हैं बच्चों के साथ, उसमें जो बातें हमें करनी चाहिए अपने माँ बाप से वो करता है, और वो उसके आपके हजारों चार्ज करते हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये हमारी कमियां हैं। वही है कि इंसान को लगता है कि उसने आविष्कार करके, टेक्नोलॉजी करके सहूलियतें बनाई हैं, सहूलियतें वलीयतें कुछ नहीं बनाई, अपने आप को बेकार किया है बस। पहले इंसान पैदल जाता था, पैदल चलता था, हर काम हाथ से करता था, फिट रहता था। अब कुछ नहीं होता, मशीन में कपड़े डाल दिए, धुल रहे हैं, पड़े हुए रील्स देख रहे हैं। इंसान ने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। चलिए, सब पहले के लोग जमीन जायदाद इसीलिए जोड़ पाते थे क्योंकि खर्चे नहीं होते थे, ये सब चोचले नहीं होते थे, सादा जीवन जीते थे और बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते थे। आज के टाइम चोचले ज्यादा हैं, जमीनें कम हैं, और उन चोचलों के बिना रहा भी नहीं जाता। आप सोचो ना कि मैं रह लूंगा, नहीं रह पाओगे, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो, कारण हो गए, आइडेंटिफिकेशन हो गई हमारी, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है हो गया, टाइप्स हो गए हमारे। अब इसमें हमारा जो आएगा वो शिक्षा आएगा, ठीक है। पेज नंबर, इसमें आ जाओ, 47 पे आओ, या फिर एक रुको, 47 की बजाय पेज नंबर 55 पे आओ, 47 छोड़ो, पेज नंबर 55 पे आओ, हिंदी मीडियम, एजुकेशन और रोल ऑफ टीचर एक साथ करेंगे। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में मेरे ख्याल से दे ही नहीं रखा है इसका एजुकेशन का, इंग्लिश में जाने दे नहीं रखा।
ठीक है, तो हिंदी से सुनना बच्चा। ठीक? आ जाता है एजुकेशन या स्कूल, इसको रोल ऑफ स्कूल या रोल ऑफ टीचर। ठीक है बेटा, अब क्लास के बाद कनेक्ट करूंगी, ठीक है, बीच में फिर वो हो जाएगा डिस्कनेक्ट। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला आ जाता है बेटा ओरल मेथड, यानी कि शाब्दिक विधि जिसको आप बोलते हो, शाब्दिक विधि। ठीक है, जैसे सुनने या प्रशिक्षण, होठों का पढ़ना या स्पीच पठन आदि सभी शाब्दिक विधि के तरीके हैं। तो इसमें जैसे बच्चों को हम क्या कराते हैं बेटा, ऑडिटरी ट्रेनिंग कराते हैं, उनको सुनने की प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, लिप ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें बच्चे जो है दूसरों के लिप्स को रीड कर पाए, और स्पीच रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम बच्चों को बुलवाते हैं, बार बार चीजें बुलवाते हैं जिनसे उनको भी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। जब बच्चे को पता होगा कि का बोलने के लिए उसने अपना जो मुंह है वो थोड़ा खोलना है, ठीक है, तो वो सामने वाला जब का बोलेगा वो तभी पहचान पाएगा जब उसको पता होगा कि का बोलने के लिए मुंह कैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर इनको बताया जाता है कि बेटा पा अगर बोल रहे हैं तो आपके जो लिप्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, पतंग, पतंग किसी ने बोला है तो ध्यान से देखो, उसकी टंग जो उसके दांतों पे टच हुई होगी ता बोलते टाइम। ठीक है, तो उनको स्पीच रीडिंग प्रॉपरली सिखाई जाती है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आप पहले बोलो, आप जब बोलोगे आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी बोलते टाइम हमारा जो माउथ वाला पार्ट है वो कैसा आकार बना रहा है, तभी वो सामने वाले के होठों को पढ़ पाएंगे, उनको पता चल पाएगा कि इसके होठ बंद हुए हैं तो इसने प ब फ ब में से कुछ बोला है। ठीक है, तो ये ओरल मेथड्स होते हैं, शाब्दिक विधि होती है जिन्हें स्कूल्स के अंदर यूज किया जाना चाहिए। अब ये कहाँ यूज हो सकते हैं बेटा, ये स्पेशल स्कूल्स में ही यूज हो सकते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में हम ये चीजें नहीं ला पाएंगे क्योंकि हमारे पास वहां पे नॉर्मल टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स नहीं है। अब आप देखो करिकुलम बन चुके हैं स्पेशल चिल्ड्रन के भी। ठीक है, फिर आ जाता है मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड। ठीक है, यह विधि अत्यधिक बहरे बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस विधि के उदाहरण है संकेत और फिंगर स्पेलिंग। ठीक है, जो बच्चे बेटा एकदम ही डेफ होते हैं, प्रोफाउंड हियरिंग होती है इनकी, इन बच्चों के लिए हमें साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर फिंगर स्पेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सबको फिंगर स्पेलिंग पता होंगी, जैसे कि कैसे बनाते थे, ए इस तरीके से बनाते थे, दोनों हाथ को ऐसे करते थे तो ए बन जाता था, दोनों हाथों को इस तरीके से करते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज बता रही हूं मैं, ऐसे गोल करके उंगलियों को इधर भी और इधर भी गोल करके और अंगूठे को ऐसे करते हैं तो बी बन जाता है। ठीक है, सी के लिए ऐसे बना देते हैं और डी के लिए एक फिंगर ऐसे रखते हैं और उस पर दूसरे हाथ को ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या है, फिंगर स्पेलिंग है। तो इस तरीके से जब फिंगर्स के जरिए से स्पेलिंग सिखाई जाती है हाथों से बना के, साइन लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, ई के लिए 3 फिंगर उठा देते हैं, एफ के लिए 2 फिंगर उठा देते हैं। ये क्या है, आपकी साइन लैंग्वेज और फिंगर स्पेलिंग है। तो ये मैनुअल मेथड है। ये किन बच्चों को सिखाया जा सकता है बेटा, जो बच्चे बिल्कुल ही सुन नहीं सकते। ठीक है, फिर आपका आ जाता है इसमें तीसरा दे रखा है इन्होंने, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा जिसको आप बोलते हो। ठीक है, प्रभावशाली संप्रेषण ही श्रवण असमर्थी बच्चों की मुख्य समस्या होती है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों की, कम्युनिकेशन, सुन नहीं पा रहे, अपनी बात कह नहीं पा रहे, तो मेन प्रॉब्लम इनकी कम्युनिकेशन है। इसको कैसे दूर किया जाए, तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकतर लोग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यह भाषा सामान्य भावों को समझाने के लिए हाव भाव की एक प्रणाली होती है। तो इसके लिए जेस्चर्स यूज करने पड़ते हैं, इशारे, हाव भाव जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, हमारी इंडिया की भी अपनी एक साइन लैंग्वेज है। इस भाषा में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, यह केवल प्रशिक्षकों का ही कार्य होता है। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और ये कौन सिखा पाएगा बेटा, स्पेशल टीचर्स जो होते हैं आपके ट्रेन्ड टीचर्स,
वही साइन लैंग्वेज करवा पाएंगे। और इसमें जो क्लासेस होती हैं उसमें टीचर को बोलना तो होता ही होता है, प्लस उन्हें अपना इशारे जो हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, जब डेफ लोगों की न्यूज आती है तो एक तरफ वो बोल रहे होते हैं और साइड में कॉर्नर में एक बंदा जो है वो इशारे कर रहा होता है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, उस पूरी चीज को समझा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे स्कूल्स में भी ये चीज लागू होनी चाहिए। फिर आता है आपका ये मैनुअल मेथड का ही टाइप था। ठीक है, फिर इसमें फिंगर स्पेलिंग दे रखा है इन्होंने, फिंगर से स्पेलिंग बनाई जाती है। ठीक है, अल्फाबेट्स वगैरह A to Z सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। और फिर इसमें इन्होंने स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, वातावरण में दिखाई देने वाले उद्दीपन का अवलोकन करना, जो कुछ बोल रहा है उसे समझना, बोलने वाले होठों की हलचल और चेहरे के हाव भाव को समझना। ठीक है, फिर आ जाता है ऑडिटरी ट्रेनिंग। ऑडिटरी ट्रेनिंग श्रवण प्रशिक्षण। कई बार श्रवण बाधित बच्चों में कुछ सुनने की योग्यता होती है। ठीक है, इस थोड़ी सी बची हुई श्रवण क्षमता का प्रयोग करने के लिए उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो सुन सकता है तो आप ऐसे बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग जरूर दीजिए, क्या पता वो और बेहतर तरीके से सुन सके। ठीक है, इसके बाद टोटल कम्युनिकेशन मेथड। नवीन विधि हाल ही में पैदा हुई है, न्यू मेथड है बेटा ये। इस विधि में सभी विधियों का और साधनों का मिश्रण कर दिया जाता है। शाब्दिक या व्यक्तित्व विधि सभी प्रकार के श्रवण बाधितों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। संपूर्ण संप्रेषण विधि विभिन्न स्कूलों में अधिक लोकप्रिय हो रही है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, बच्चों से बातचीत पे, कि उनसे हम बात करें, चाहे वो साइन लैंग्वेज के जरिए हो चाहे वो लिप रीडिंग के जरिए हो। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ टीचर लिखे हुए हैं पेज नंबर 57 पे, मैं रीड कर देती हूँ। ठीक है, अध्यापक को ऐसे बच्चों के प्रति बेटा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। इन बच्चों के साथ प्रेम और सिंपैथी के साथ जो है, प्यार और सद्भावना के साथ जो है बिहेव करे टीचर। ऐसे बच्चों को क्लास में आगे बिठाए। ठीक है, फर्स्ट रो में बिठाए, फर्स्ट सीट पर बिठाए। ध्यान बटाने वाले कारकों को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लास के अंदर जो ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से इन बच्चों का ध्यान बट रहा है उनको क्लास में से हटा दे, कम कर दे। ऐसे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दे और उनको सीधे मेडिकल हेल्प के लिए भेजे। सबसे पहले अगर उसको लग रहा है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है सुनने में तो पहले उसके मेडिकल के लिए उसको भेजे। कक्षा में अगर ऐसे बच्चे हैं तो टीचर जो है वो कुछ बेचैनी महसूस करेगा, स्वयं से यह प्रश्न करेगा कि वह इन श्रवण बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो आवश्यक रूप से वे अध्यापक के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए अध्यापकों को लघु अवधि कोर्स पूरा करके उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो जो आपके माइक्रो कोर्स होते हैं उनको करना चाहिए टीचर्स को। अगर उनको लगता है कि मेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है तो टीचर्स जाएं, एक ऐसा कोर्स करें जिसमें उनको ट्रेनिंग मिले कि कैसे आप ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, शाब्दिक और लिखित रूप से नए शब्द से बच्चों को परिचित कराएं। आप न्यू वोकैबुलरी उनके अंदर डालें, न्यू स्ट्रैटेजीज यूज करें। इन बच्चों को चौक बोर्ड पर लिखते समय बच्चों की ओर पीठ कर कर ना बोले। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो साइड में खड़े होते हैं, कभी भी आप सेंटर में नहीं खड़े होते हैं ब्लैक बोर्ड के, पीठ करके हम कभी भी बच्चों की तरफ खड़े नहीं होते हैं ब्लैक बोर्ड पे।
ठीक है। अध्यापक को प्राकृतिक ढंग से बोलना है, नेचुरली बोलना है, बच्चे को लगना नहीं चाहिए कि मैं बहरा हूं या मेरे को प्रॉब्लम है हियरिंग में तो टीचर मेरे साथ कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। स्वाभाविक रहना है, ठीक है। ऐसे बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए। यह देखिए कि क्या बच्चा हर रोज नियमित रूप से हियरिंग एड का प्रयोग करता है या नहीं। उसकी मशीन को देखिए कि वो उसके कानों में वो लगी है, ठीक है, या आज वो घर भूल गया है। यदि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करता है तो उससे रिसोर्स टीचर से विचार विमर्श करना चाहिए। कोई भी स्कूल में ऐसा स्पेशल टीचर है तो जरूर उसके पास जाए, उनसे हेल्प ले, उनसे एडवाइस ले कि मुझे बताइए कि मैं ऐसा बच्चा मेरी क्लास में है, मैं इसके लिए क्या कर सकती या सकता हूँ। ठीक है, ये आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों का टॉपिक हो गया। क्लियर है? कोई डाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट में? तीसरी बुक कर रहे हैं हम। अच्छा, इस बुक के बाद फिर आपकी जो 4 बुक है ना बेटा, उनमें तो 2-2 यूनिट ही है सब में। यार अभी तो नवंबर ही चल रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है कोर्स हमारा। चलो, फिर इसमें आपका मेंटली रिटार्डेड दे रखा है। मेंटली रिटार्डेड फिर कल स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट संडे, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड में आपके बड़ा टॉपिक आ जाता है। ठीक है, फिर लंबा खिंच जाएगा ये, बीच में मैं छोड़ना नहीं चाहती। कितनी दे रखे हैं अभी आपके? नहीं, मेंटली रिटार्डेड, लोकोमोटर डिसऑर्डर, फिजिकली हैंडीकैप का है आपका, ठीक है। अच्छा, फिर डिसेबिलिटीज भी है इसमें, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी दे रखी हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी। अभी तो मतलब है, ये चैप्टर लंबा है आपका, ये बिल्कुल सेम चैप्टर जेबीडी की बुक में दे रखा है एज इट इज, मतलब सेम चीज पढ़ाती हूँ मैं वहां पे। फर्स्ट चैप्टर आपका बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरे जो चैप्टर्स हैं फिर उनके अंदर वही है, पॉलिसीज वगैरह आपकी क्या आई थी, पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिसीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 आसान है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेंटली रिटार्डेड नेक्स्ट संडे स्टार्ट करेंगे, इसको यहीं पे रोकेंगे अभी। इसमें इडियट, एम्बेसाइल, मोरॉन, बॉर्डरलाइन, जो मैं बता रही थी ना कि 90 से नीचे जिनका आईक्यू चला जाता है उनको अपने काम खुद नहीं कर पाते हैं, दूसरों को करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्लास 2 वीडियोस अपलोड हो गई हैं बेटा, पुरानी सारी, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। मैम आज के और प्रीवियस क्लास के नोट्स शेयर कर दो। प्रीवियस क्लास के तो मैंने कर रखे हैं, रुक जाओ मैं रख दूंगी प्रॉपर्ली। प्रीवियस क्लास के तो मैंने कर रखे होंगे, देखो बुक नहीं, और वो अब मेरे पास होंगे नहीं बेटा, बिकॉज मैंने अपना लैपटॉप साफ कर दिया है, तो डिलीट कर दिया है मैंने। तो मैंने आपको जो नोट्स प्रिंटेड दे रखे हैं वो आप पढ़ो, क्लास वाले नहीं होंगे मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। 1 मिनट में देख लेती हूँ व्हाट्सएप पे, नीचे हो जा। वाई स्लो चल रहा है वाईफाई ना, उससे कनेक्ट कर। नहीं, पिछली क्लास वाले तो बेटा देखो मेरे पे डिलीट हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप साफ किया था, तो वो नहीं है मेरे पास। इस वाले के मैं आपको भेज दूंगी, आज वाले जो होते हैं, ठीक है। और पेपर 3 के वैसे प्रिंटेड नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिए हैं, ठीक। चलिए, क्लास ओवर कर